फ्रेंड वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे एडुटेरिया की जो नई बुक आई है बिहार दरोगा की मेंस के एग्ज़ाम के लिए खाकी 2.0। इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट की सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की जो पॉइंट है वो संगठन व संरचना, जिसमें वायुमंडल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आते हैं तो एग्ज़ाम के दौरान आप इसे रिकॉल कर पाएंगे। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को वायुमंडल करते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस पृथ्वी के अंदर से निकलती है। हमारे वायुमंडल का आधुनिक स्वरूप पूर्वी कैम्बियन युग से विकसित हुआ है। वायुमंडल और सौर विकिरण की लघु तरंगों का पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों के कारण अवरोधक बनता है। यही तापमान 150 सी पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का आधार होती है। वायुमंडल विभिन्न गैस, जलवाष्प एवं धूल के मिश्रण से बनता है। जलवायु किसी क्षेत्र में दीर्घावधि औसत मौसम की वजह से, और मौसम जो होती है विशिष्ट समय, अल्प अवधि और स्थान का एवं वातावरण की स्थिति पर निर्भर करती है। आइए भौतिक और रासायनिक विभाजन में देखते हैं वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत कितनी है, जिसमें कि नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन जो है 0.0093%, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% की मौजूदगी है। नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन यह वायुमंडल गैस में सर्वप्रमुख है और लेग्यूमिनस पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। वहीं ऑक्सीजन जो है यह मनुष्य एवं जंतुओं के लिए प्राणदायिनी गैस है और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान इसे ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आर्गन जो है यह एक अक्रिय गैस है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनोम जैसी अक्रिय गैस भी अल्प मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कार्बन CO2 के नाम से जाना जाता है, इसकी रासायनिक सूत्र है और यह एक भारी गैस है और सौर विकिरण के पारगम्य एवं किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है और इस कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करती है। इसलिए बढ़ती मात्रा में तापमान जो है वो वृद्धि होती है। आगे देखते हैं ओजोन, जिसे O3 के नाम से जाना जाता है। यह एक छन्नी की भांति कार्य करता है और सूर्य की पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर लेता है, और यदि ये किरणें सतह तक पहुंच जाए तो तापमान में वृद्धि होती है, जिसमें चर्म कैंसर का भी खतरा उत्पन्न हो जाती है। वहीं जेट वायुमंडल में निश्चित नाइट्रस ऑक्साइड, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC के नाम से जाना जाता है, इसकी परत को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। आप देख लेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत 78.08% है, वहीं ऑक्सीजन 20.916%, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, अन्य गैसेज हैं जो हैं 0.034% और आर्गन जो है 0.934% की मौजूदगी होती है। आगे देखते हैं जलवाष्प के बारे में। उष्णार्द्र क्षेत्रों में 4% तक की मरुस्थलीय व ध्रुवीय प्रदेशों में अधिकतम 1% तक पाई जाती है। ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा कमी होती है। जलवाष्प की कुल मात्रा का अधिकतर भाग लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। विषुवतीय रेखा, ध्रुवों और जलवाष्पों की मात्रा में कमी आती है। धूलकण के बारे में हम देखते हैं कि धूलकणों में समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी एवं कण, धुएं एवं कालिक, राख, पराग एवं धूल की अलकापात कण शामिल होते हैं। यह मुख्यतः वायुमंडल के निचले स्तर एवं क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। वायुमंडल की परतों के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार से इसकी जो परत है, पहले ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद से स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद मेसोस्फियर है, उसके बाद थर्मोस्फियर है। तो इससे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि एग्ज़ाम के दौरान आप इसे रिकॉल कर पाएँ, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तापीय विशेषताओं के आधार पर जो वायुमंडल की जो परत है उसमें तापीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल और ताप मंडल है। ताप मंडल में 2 मंडल आते हैं, आयन मंडल और बरहीमंडल। वहीं रासायनिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण में सममंडल है और विषम मंडल की श्रेणी आती है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम आपके साथ व्याख्या कर रहे हैं। मध्यमंडल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि मध्यमंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल के ठीक ऊपर हो जाता है। इस संस्तर में भी क्षोभ मंडल की तरह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। मध्यमंडल की ऊपर सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। आप इसे एक बार ध्यान रखिएगा। वहीं तापमंडल जो है मध्य सीमा से ठीक ऊपर स्थित वायुमंडल के भाव को तापमंडल कहते हैं, जिसमें बढ़ती ऊंचाई एवं
तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है और इस क्रम में वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायुदाब न्यूनतम होता है। आयन मंडल और इसके बाद से आयतन मंडल अथवा बरही मंडल भी कहा जाता है। वहीं आयन मंडल के बारे में बात करें तो मध्य मंडल के ठीक ऊपर ये स्थित होती है। आयन मंडल की विस्तार समुद्र तल से लगभग 80 से 640 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। वैसे कई मानक स्रोतों के अनुसार इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। इस मंडल की ऊंचाई के साथ साथ कई परतें विकसित हो जाती है जिसे डी, एफ तथा जी परतें भी कहा जाता है। बरहीमंडल के बारे में भी बताया गया है कि यहाँ का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता है, लेकिन इसको महसूस नहीं किया जा सकता। आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को ब्राहा वायुमंडल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आयन मंडल में चुंबक मंडल को सम्मिलित भी किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और नेक्स्ट वीडियो की जो सीरीज़ है वो तुरंत आपके साथ लाएंगे ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख पाएँ जो कि एग्ज़ाम के दौरान आप इसे रिकॉल कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।